So, very good evening, all the participants. Let me share my screen with you. Hmm, एक मिनट। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। ये तो। हम्म। चलिए, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही था। हाँ सर। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कुछ कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? आर्टिकल 14 ये नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। इसको और बड़ा करना है हाँ क्या, या सर। ठीक हाँ है, सर। नजर आ रहा है ना? नहीं ठीक। आ रहा है सर, आ रहा है सर। हम्म। ये बहुत सारी फाइलें खुल जाती है ना एक्चुअली। एक मिनट। हाँ, हाँ जी। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? स्क्रीन पर तो लिखा हुआ है सामने। हाँ हाँ हाँ। FCOC क्लासिफिकेशन चैलेंज अंडर आर्टिकल नहीं नहीं नहीं, 14। उससे पहले पढ़ो ना। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है ये। हाँ। ठीक है। ये आर्टिकल 14 बात अब थोड़ा ठीक है ना? अब बड़ा ना। इसको थोड़ा ऊपर कर देता दिख रहा हूं। है सर, प्रॉपरली विजिबल सर। हाँ, अब ठीक है ना? अरे हाँ सर, पहले भी ठीक ही था सर, दिख रहा हाँ था। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आर्टिकल सब 14 बात करता है राइट टू सब वक्त दिख रहा इक्वालिटी है की। सर। अब राइट टू इक्वालिटी को चैलेंज कर हम्म। दिया स्विस रिबन्स में। वो कह दिया भैया देखो, आप कहते हो OFC अलग है, OC अलग है, क्या कहानी है ये, है ना? तो अब लॉ क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी तो मतलब कहता है लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी डिफरेंशिएशन, कोई भी क्लासिफिकेशन अगर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड है, जैसे इट में बी बेस्ड ऑन कास्ट कंसिडरेशंस, होता है ना, बाय शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कुछ कंसेशन मिलती है ना? ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कुछ कंसेशंस मिलती हैं किसी किसी अपॉइंटमेंट में या सिलेक्शन में, मिलता है ना, एडमिशंस में। तो वो कहता है वो अलाउड है। इसलिए यहां पर भी ये कहता है कि एफसीज एंड ओसीज दे आर ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। भाई आईबीसी लॉ किस चीज पर बेस्ड है? आईबीसी लॉ बेस्ड इसी चीज पर है कि जो एफसीज हैं उन्होंने भैया अपना खून पसीने की कमाई लगा रखी है यहां पर। समझ रहे हो नहीं? उन्होंने फंड किया हुआ है कंपनी को, इसीलिए उनको ज्यादा राइट मिलने चाहिए, ओसीज को कम राइट मिले हैं, है ना? ओसी थोड़े पीरियड के लिए एसोसिएट होते हैं, कंपनी को माल सप्लाई किया, पेमेंट ली, अलग हो गए, है ना? एफसीज क्या है? दे हैव इन्वेस्टेड इन दी कंपनी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्रमोटर जो है सारा अपने पैसे पर ही नहीं खेलता है ना? प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर डेट भी लेता है। डेट का नाम पहले आता है, डेट इक्विटी, है ना? तो इसीलिए एफसीज को डिफरेंट क्लासिफिकेशन रखा है, ओसीज का अलग रखा है, एंड दैट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 19 बात बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। अच्छा, एक बात आप मुझे बताओगे, ये जो आर्टिकल 19 है, क्या ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है? यस और नो? यस। यस? नो? अरे उस दिन तो बताया नो था। सर। देखो ऐसा है, सारे जो राइट्स हैं सबके लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ जो ओके। है वो तो सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन सिटीजन्स हो। कुछ जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अगर कोई बाहर का बंदा आके यहाँ अमेरिका का कहना चाहे मैं यूनियन बनाऊंगा, द आंसर इज नो, ये कैन नॉट बी अलाउड। जैसे राइट टू प्रोफेशन है, राइट टू प्रोफेशन क्या फॉरेन सिटीजन्स को अवेलेबल है? द आंसर इज नो। एडवोकेट वाला एग्जाम्पल। हाँ, हाँ, एडवोकेट। है ना? तो इस हम्म। तरह वो मैंने एक वो शेयर भी तो की है आपके साथ, वर्ड फाइल। उसमें लिखा है कि कौन से राइट्स सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और कौन से राइट्स सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसा पूछ सकता है वो। बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है।
जैसे आर्टिकल 21 है, सभी के लिए है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें क्या किया, इन्होंने ये कह दिया आर्टिकल 21 में कि भैया ये जो हाउसिंग है ना, ये भी एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो हाउसिंग को भी इंक्लूड कर लिया इसमें, पायनियर अर्बन वाले केस में। ठीक है। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है। आर्टिकल 32 बोलता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट। ठीक है। आर्टिकल 226 बोलता है हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। ये रिट्स का हमने पढ़ ही लिया था। अब एक बात इसमें ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 10 मिनट में, है ना, उसके बाद में फिर हम दूसरे पर चलेंगे। हम्म, तो आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 222 जो हाई कोर्ट्स में जिसके थ्रू आप रिट फाइल कर सकते हो, रिट पिटिशन, वो फंडामेंटल प्लस अदर लीगल राइट्स की बात करता है। तो आर्टिकल 226 का जो स्कोप है वो और भी ज्यादा है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था, एक बुक भी है हमारी, ये जो अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सुभाष सी कश्यप की बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने खुद पढ़ी है ये बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, एनसीईआरटी का पब्लिकेशन है, बहुत सस्ती बुक है, 185 रुपीज इसका प्राइस है सिर्फ। ये बुक सबको जरूर पढ़नी चाहिए। हैबियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है। मैंडमस वी कमांड। मैंडमस में क्या होता है, ये बोलते हैं कि भैया मान लो म्यूनिसपैलिटी है, किसी को लाइसेंस नहीं दे रही, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिट इशू कर देगा, मैंडमस, रिट ऑफ मैंडमस। ठीक है। किसके अगेंस्ट में इशू हो गई है, गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी। प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन ये है कि टू फॉरबिड या स्टे ऑर्डर। ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन बट बिफोर द डिसीजन इज मेड। ठीक है। और सर्टियोरेरी में क्या है, सर्टियोरेरी में क्या है, इट इज इशूड आफ्टर द ऑर्डर और डिसीजन हैज बीन पास्ड। दोनों में ये फर्क है। और को वारंटो क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव यूज्ड दिस ऑफिस। ठीक है। सो इफ ए पर्सन इज होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, सो देन इट इज चैलेंज्ड थ्रू दिस को वारंटो। तो ये प्रोहिबिशन वर्सेस सर्टियोरेरी था। ठीक है। प्रोहिबिशन होती है इट इज इशूड बिफोर द लोअर कोर्ट पासेस द फाइनल ऑर्डर, और सर्टियोरेरी इज पास्ड इट इज इशूड आफ्टर फाइनल ऑर्डर इज पास्ड टू क्वेश द डिसीजन। अब आर्टिकल 32 और 26 में क्या, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, मेन मेन डिफरेंसेस क्या है। मेरे ख्याल आप हो ना काजल किरण जी, तो यू कैन रीड इट, है ना, आप तो एडवोकेट भी हैं। आर यू देयर। आई थिंक काजल किरण जी आज ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226, व्हाट आर द की डिफरेंसेस। ठीक है। तो आर्टिकल 32, इसके थ्रू आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो इन सुप्रीम कोर्ट, एंड थ्रू आर्टिकल 226 यू कैन फाइल ए रिट पिटिशन बिफोर ऑल हाई कोर्ट्स। ठीक है। स्कोप जो है 32 का थोड़ा सा कम है, इट कवर्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, बट आर्टिकल 226 इट कवर्स एनी लीगल राइट, इट इज मच वाइडर देन आर्टिकल 32। ये टाइप्स ऑफ रिट्स है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, HMPCQ। एच से बन गया हैबियस कॉर्पस, एम से बन गया मैंडमस, पी से बन गया प्रोहिबिशन, सी से बन गया सी सर्टियोरेरी, और क्यू से बन गया को वारंटो। ठीक है। एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये भी फिर हमने पढ़ा था कि कुछ राइट्स जो है दे मे बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। इसके अलावा कुछ कुछ आर्टिकल अपने को याद में रखने हैं, जैसे आर्टिकल 136 है, आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है, इसमें क्या है, स्पेशल लीव टू अपील है पावर, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू हियर अपील्स फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन इंडिया। ठीक है। तो SLP हमने सुना होगा, है ना, ये स्पेशल लीव होती है। और इसका रोल क्या है इंसॉल्वेंसी केसेस में, इट इज यूज्ड टू चैलेंज द ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स लाइक NCLT और NCLAT। और आर्टिकल 142 क्या है, आर्टिकल 142 अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, इन ऑर्डर टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस।
ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट में पास एनी ऑर्डर विच इज नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस इन अ केस बिफोर इट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बातें लॉ में नहीं लिखी हैं, है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये ऑर्डर पास होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, चाहे लॉ में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन एक्सेप्शनल इंसॉल्वेंसी केसेस टू मोल्ड रिलीफ बियॉन्ड स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। सो एससी can pass any order for complete justice, and it was invoked in JP Infratech to protect home buyers beyond IBC. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में तीन चार हमारे पास मेन आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव टू अपील है। ठीक है। तो इसमें एसएलपी ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ठीक है। मार्शल लॉ वाले प्रोविजंस इसमें कवर नहीं होते। आर्टिकल 137 में क्या है, रिव्यू की पावर है। सो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स इफ एन एरर इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। आर्टिकल 138 आपका बात करता है एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 139 बात करता है एडिशनल जुरिस्डिक्शन। देखो अगर आपको दो तीन ही याद करनी है तो कम से कम आपको 142 तो जरूर याद होनी चाहिए। 142 कई बार इन्वोक की गई आईबीसी वाले केसेस में। अगर आपको एक भी याद रखना है मिनिमम, तो 142 जरूर याद होना चाहिए आपको कि कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो आर्टिकल 142। अगर 141 और 136 याद कर सके तो बहुत अच्छा है। 141 है बाइंडिंग प्रेसिडेंट का, कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। और आर्टिकल 136 ये एसएलपी के लिए अलाउ करता है। ठीक है। इतना तो कम से कम ध्यान होना चाहिए, बाकी सारे याद कर सको तो बहुत ही अच्छा है। अब ये है कि कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। अब इसमें भी क्या है, याद रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड। ठीक है। नॉट इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं राइट्स ऑफ वर्कमैन अंडर लेबर लॉज। ठीक है। तो मोटी मोटी बातें मैंने उस दिन भी आपको बताई थी। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सर ठीक ये है। पीडीएफ फाइल सर अपलोड किया है क्या आपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे? हाँ बिल्कुल किया जी, बिल्कुल किया। हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। सर दिस पहले कर दिए थे सर, ग्रुप के बाद नहीं हुआ है, एक बार अपलोड कर दीजिएगा इसको फिर से सर। पहले मतलब? मतलब हो सकता है हमारे ज्वाइन करने से पहले किए होंगे सर, ये नहीं है उस ग्रुप में नहीं है। है सर, सब है। अ, अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा अपलोड कर दूँ हाँ या सर, अभी हाँ कर सर। दूँ? अभी कर दीजिए, और वो रीट वाला भी कर दीजिएगा सर, वो रीट वाले भी नहीं है अभी कर दूँ? सर कर देता तो। हूँ सर, सर आई विल डन सर, आप कंटिन्यू करो ओके सर। ओके है ओके। ठीक है, ठीक ठीक है। आप करो सर, मैं कर देता हूँ सर, आई विल ठीक है शेयर। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। हम्म। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई अगर आप डिसमिस भी करना चाहते हो तो आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में वर्कमैन की भी डेफिनेशन है, वर्कमैन में क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है। ठीक है। तो अब इसमें बात ये आती है कि भैया ये जो आर आई आईबीसी या आईपी के साथ इसका क्या रेलेवेंस है। तो आरपी इफेक्टिवली एक्ट्स एज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग सीआईआरपी। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आरपी किसी को रिट्रेंच कर सकता है? द आंसर इज यस। अपॉइंट कर सकता है तो रिट्रेंच भी कर सकता है। ठीक है। एम्प्लॉयज ड्यूज आर ऑपरेशनल डेट एंड प्रायोरिटी इज डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 53। ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में बात करता है हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑक्यूपायर। अब हर फैक्ट्री में एक मैनेजर रहेगा आपका। ठीक है। तो फैक्ट्री मैनेजर ही कंप्लायंसेस के लिए जिम्मेदार होता है। If factory operations continue during CIRP, आरपी में फंक्शनली बिकम ऑक्यूपायर और मैनेजर। अगर कोई भी पेनल्टी लगेगी तो आरपी के ऊपर लगेगी। ठीक है। एंड ही हैज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द सेफ्टी नॉर्म्स। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, सो ही हैज टू डू टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। तो wages for employees working during CIRP generally they fall within the CIRP cost and must be paid regularly. Minimum wages act,
मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या है कि मैंडेटरी स्टैट्यूटरी वेज फ्लोर है, तो इवन ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और सीआईआरपी वेजेस के नॉट फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज. Trade Unions Act, there is a right to form and register trade unions, and trade unions may represent employees as stakeholders or creditors in CIRP proceedings. हमने देखा होगा कि on behalf of numerous workmen or employees, the trade union में फाइल ए क्लेम. ठीक है, मान लीजिए 3,000 वर्कर हैं, तो 3,000 वर्कर्स का क्लेम इकट्ठा भी फाइल कर सकती है. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सो पेड मैटरनिटी लीव इज अलाउड 26 वीक्स, नर्सिंग ब्रेक्स एंड क्रैश रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो क्रैश रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया था. क्रैश रिक्वायरमेंट कितने एम्प्लॉयज पर है? 30 पर है. हाँ जी, यस रिक्वायर। मैंने वो उसी दिन तो बताया था, अभी 1-2 दिन पहले ही. 30 है मेरे हाँ मेरे सर। ख्याल से, जहां तक मुझे याद है. हाँ सर। हम्म. 50+ सर। हाँ, 30 है, +50। 30 भाई, 30. एक मिनट, मैं दोबारा कंफर्म कर देता हूँ. हाँ सर 30 है सर, वो आपने भेजा था हम्म, सर। भेजा है वो ना. जो 2 पेजेस वाला। हाँ मैंने सर, वो आपको I-20। वो उसका फोटो खींच के भेजा था हाँ सर, उसमें उसका. 30 है सर। गूगल सेइंग हम्म. 50। हम्म. और कैंटीन कितने पर अलाउड है? सर 5। कैंटीन है 250 और मोर. ठीक है. हाँ एम्बुलेंस सर। है 500 और मोर. परफेक्ट सर। क्रैश के ऊपर तो सवाल पूछा भी गया एग्जाम में, तो क्रैश है 30 और मोर वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, सेक्शन 48 है ये. हाँ सर सही है। ठीक है. फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर है फैक्ट्री एम्प्लॉयज 500 और मोर वर्कर्स. सेफ्टी ऑफिसर है 1,000 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड. ठीक एम्प्लॉयड। है. इतना इतना बात तो याद में रखना चाहिए. चलिए. हम्म. और आपको पीएफ ईएसआई का तो मालूम ही है ना. पीएफ 20 है और ईएसआई 10 पर. ESI इतना 10। इतना देखो, कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए. अगर ये पूछ ले तो इतना तो जरूर याद आपको होना चाहिए. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. तो वर्कमैन इज एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड. इट एक्सक्लूड पर्सन्स इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और सुपरवाइजर्स ड्राइंग वेजेस एक्सीडिंग 10,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है. तो 10,000 इज सुपरवाइजरी एक्सक्लूजन. ओरिजिनल फिगर्स नॉट रिवाइज्ड. मोस्ट सुपरवाइजर्स अर्न more and are excluded in practice. तो बेसिकली सुपरवाइजरी कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए. और आर्मी, ये जो एम्प्लॉयज ऑफ प्रिजन है, पुलिस है, नेवी है, ये सारे जो है ये इंक्लूडेड नहीं है वर्कमैन के डेफिनेशन में. क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या अलाउ करता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अलाउ करता है भाई, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप स्ट्राइक कर सकते हो, लॉकआउट कर सकते हो. तो ये आर्मी नेवी वगैरह को तो अलाउड नहीं होता ना, इसीलिए उन्होंने इसको एक्सक्लूड किया हुआ है. ठीक है. कई बार सवाल भी पूछ लेता है, क्या जो पुलिस कांस्टेबल है क्या वो वर्कमैन है? द आंसर इज नो. ठीक है. अब रिट्रेंचमेंट के ऊपर क्या है कि देर आर सर्टन कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट. एम्प्लॉयर मस्ट गिव 1 month notice or wages in lieu thereof and pay retrenchment compensation at the rate of 15 days average pay per completed year of service. ठीक है. एंड देन सेंड योर नोटिस टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी. सो क्या होगा अगर मान लीजिए रिट्रेंच कर देता है, तो रिट्रेंचमेंट करने से पहले भी इसको भी 1 month का नोटिस देना पड़ेगा और 15 days एवरेज पे देनी पड़ेगी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर. ठीक है.
ट्रेड यूनियंस एक्ट में क्या बोलता है? रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, दैट एनी 7 or more वर्कर्स कैन फॉर्म एंड रजिस्टर ए ट्रेड यूनियन विद ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। इतना ज्यादा वो पूछता नहीं है वैसे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में एप्लीकेबिलिटी है 10+ एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। मैटरनिटी लीव मिलेगी आपको 12 वीक्स, 84 डेज ओरिजिनली। अभी क्या हो गया है, 26 वीक्स फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है, एंड 12 वीक्स फॉर थर्ड, प्लस 12 वीक्स फॉर अडॉप्टिव मदर्स। पॉश एक्ट में जो है 10+ एम्प्लॉयज होने चाहिए। इसमें जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है, इट्स मैंडेटरी। तो आरपी मस्ट मेंटेन फंक्शनिंग इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इतने ज्यादा वो डिटेल में जाता नहीं वैसे, आपका जो एग्जामिनर है ना, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। फिर भी आपके पास ये है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते ऐसा नहीं सर, वो है ना ये वाला, नॉट इन आवर सिलेबस सर। हो। ये सिलेबस में नहीं है शायद, ऐसा लग रहा है सर। क्रिटिकल 4 लेबल लॉस पास बट नॉट एट इम्प्लीमेंटेड एडिशन 4 फरवरी 2025। कौन सा? ये वाला सर मैं जो पढ़ा है वो। हम्म। नहीं, एक्चुअली कोड भी पहले ही आ गया था ना। हाँ सर। कोड के रूल्स तो अभी नहीं आए हैं, बट कोड तो आ ही गया। ओके सर। बस जितना मैंने बता दिया ना, उतना ही भी याद कर लोगे तो काफी है, उससे ज्यादा पूछेगा हाँ भी सर, नहीं। हाँ सर। डन सर, डन अब सर। इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहता है ये। एक रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट पर जरूर पूछता है वो। हम्म। भाई क्या होता है, बैंक्स के पास ना पैसा कई बार एक्स्ट्रा होता है, तो बैंक्स रिजर्व बैंक को दे देते हैं। कई बार रिजर्व बैंक भी वापस ले लेता है बैंक से। इसको कहते हैं रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, ठीक है। तो रिपो रेट क्या है? रिपो रेट वो वाला रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये तो रिपो रेट है। और इसका रिवर्स, अगर रिजर्व बैंक बोरो करता है बैंक से, तो उसको रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स सेपरेट। ये बिजनेस साइकिल में ट्रो क्या है? ट्रो इकोनॉमिक्स इज द लोएस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ ए बिजनेस साइकिल। मतलब ट्रो एक ऐसा फेज है जहां पर रिसेशन एंड हो रहा है और रिकवरी बिगिन हो रही है। ये बिजनेस साइकिल दिखा रखी है। ये पीक है, ये डिप्रेशन है, और ये ट्रो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट जहां से रिकवरी स्टार्ट हो रही है, वो उसको ट्रो कहते हैं। इसमें नॉर्मली वो क्या पूछता है, इसमें बॉन्ड्स के ऊपर पूछ लेता है वो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स के ऊपर वो पूछ लेता है। वैल्यूएशन के बारे में कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या कहता है ये। हमें मालूम ही है कि भाई डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूएट्स चाहिए आपको। सीआईआरपी में कितने वैल्यूएट चाहिए? 2 सर। 2। क्या थर्ड भी अपॉइंट हो सकता है? सीआईआरपी में हो सकता है, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ, लिक्विडेशन में 2 चाहिए, ठीक है। और फास्ट ट्रैक में कितने चाहिए? फास्ट ट्रैक में 1 एक। है ना। इतना 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 तो कम से कम याद होना ही चाहिए आपको, हम्म। ठीक है। तो डेडलाइन क्या है? वैल्यूएशंस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 47 days ऑफ द सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। पर्पस क्या है? सीआईआरपी में क्या निकालते हो? फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। अच्छा, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में कौन सी वैल्यू देता है वैल्यूअर? लिक्विडेशन में वैल्यूअर जो है कौन सी वैल्यू देगा आपको? वो देता है रियलाइजेबल वैल्यू। इतना ध्यान हाँ। होना चाहिए। हाँ सर। यहां पर देगा फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। और लिक्विडेशन में अगर आप वैल्यूअर अपॉइंट करोगे तो वो रियलाइजेबल वैल्यू देगा।
ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि वैल्यूएशंस दे आर नॉट टू बी डिस्क्लोज टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या जो रेजोल्यूशन प्लान है इट नेसेसरीली शुड एक्सीड द लिक्विडेशन वैल्यू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये है कि रेजोल्यूशन इज प्रेफरेबल ओवर लिक्विडेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मली तो सीओसी विल रिकमेंड लिक्विडेशन इन सच ए सिनेरियो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रेजोल्यूशन प्लान में वैल्यू कम मिल रही है, लिक्विडेशन वैल्यू ज्यादा है, तब भी रेजोल्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं, रेजोल्यूशन प्लान पास कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, सीओसी यूजुअली यूजेस इट एज ए कमर्शियल बेंचमार्क व्हाइल एक्सरसाइजिंग इट्स बिजनेस जजमेंट। लेकिन बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं कि वेयर रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन पास्ड which was lower than the liquidation value. Section 30, subsection 2, subsection B, you all know that operational creditors, they must receive at least the liquidation value or the amount they would have got in case the business, in case the CD would have been liquidated. The idea is because they don't have any voting rights. Section 45 talks of undervalued transactions. तो अब अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन कैसे, उसका यार्ड स्टिक क्या है, यार्ड स्टिक इज वैल्यूएशन ओनली, है ना। सो वैल्यूएशन विल डिटरमिन द सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिटर यूजेस वैल्यूएशन एज ऑफ ट्रांजैक्शन डेट। So what is the practical role of valuation in CIRP? So valuation influences the COC decision making, minimum recovery expectations, resolution plan viability, liquidation versus resolution decision, and avoidance transactions litigation. अब नॉर्मली अगर आप जजमेंट्स भी देखोगे वैल्यूएशन वाली, तो नॉर्मली कोर्ट्स क्या कहते हैं, कोर्ट्स कहते हैं भाई देखो एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन किया है तो वो ठीक ही किया होगा। So normally they will not sit and appeal over the valuation conducted by registered valuers. बहुत सारी जजमेंट्स हैं वैल्यूएशन पे। So it is a matter of estimation and commercial assessment. टाइप्स ऑफ वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है, सो इट इज ए प्राइस इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट मेजरमेंट डेट। ठीक है। द एजम्पशन इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। लिक्विडेशन वैल्यू क्या है, इट इज द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू इफ द सीडी वर टू बी लिक्विडेटेड ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ये लिक्विडेशन वैल्यू। और एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, इक्विटी वैल्यू प्लस नेट डेट। तो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये एंटरप्राइज वैल्यू। बुक वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू, इट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये थोड़ा सा देख सकते हो आप कि कौन कौन सी वैल्यूएशन अप्रोचेस हैं। वन इज द इनकम अप्रोच, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सो प्रिंसिपल क्या है कि वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच आर डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड रेट। So it is used for revenue generating businesses with predictable cash flows and going concern resolution scenarios. Income approach इसमें यूज करते हैं। सेकंड क्या है, मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में क्या करते हैं, कंपेरेबल कंपनीज या ट्रांजैक्शंस। सो अंडर द मार्केट अप्रोच वैल्यूअर्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा by comparing it with similar listed companies or recent transactions and applying appropriate valuation multiples। और ये फिर है आपकी एसेट अप्रोच या डिस्काउंटेड कैश फ्लो अंडर इनकम अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच में क्या करते हैं, नेट एसेट वैल्यू। सो प्रिंसिपल इसमें क्या अडॉप्ट करते हो आप, वैल्यू इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। इसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू या कॉस्ट अप्रोच। ये बेसिकली तीन अप्रोचेस होती हैं इसमें। एक हो गई हमारी कॉस्ट अप्रोच, एक हो गई इनकम अप्रोच, और एक हो गई एसेट्स अप्रोच।
On now regarding forensic audit. फोरेंसिक ऑडिट में क्या है? फोरेंसिक ऑडिट बेसिकली क्या है कि वेन एवर दिस CIRP प्रोसेस स्टार्ट्स, कई बार इसको लगता है कि भाई ठीक है कुछ फ्रॉड हुआ है कंपनी में, तो फिर 60 डेज, 75 डेज, 115 डेज एंड 130 डेज, तो विद इन दिस पीरियड द RP हैज टू फाइल फॉर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसी तरह से वहां पर पीरियड है PPIRP में। PPIRP में क्या पीरियड है? 30, 45, 60 है शायद, है ना? क्या पीरियड है PPIRP में नरेंद्र जी, एनी आइडिया? सर नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग, जस्ट नहीं, किसी को याद है? 30, 45, 60 है या कुछ और है? 30, 40 व 60 सर। हम्म, ठीक है, 30, 40 व 60 सर। ठीक है, ओके। तो इन्हें रेगुलेशन नंबर 41 सर। हाँ, in a CIRP process, the resolution professional must investigate past transactions of the corporate data to determine whether the management is engaged in transactions that harm the creditors. ठीक है, तो this process is commonly called as forensic audit or transaction audit. अब इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है कि देयर इज अ सर्टेन लुक बैक पीरियड। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस 43 में है। So certain creditors they were given unfair advantage before the insolvency, shortly before insolvency. ठीक है ना, selective repayment to related parties. Undervalued transactions, assets transferred for significantly lower value, which is covered under section 45. Then transactions defrauding the creditors, section 49. Undervalued transactions made deliberately to keep assets away from the creditors, that is with intent to defraud. Extortionate credit transactions, section 50. Unfair lending terms harming the debtor. और सेक्शन 66 है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग या रॉन्गफुल ट्रेडिंग। अब क्या क्या डिस्टिंक्शन है? जैसे 45 है, 45 में क्या है कि कोई इसमें कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंट नहीं है अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में, है ना, आपको फ्रॉड प्रूफ नहीं करना। लेकिन 49 में क्या है? 49 में अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, वहां इंटेंशन है टू डिफ्रॉड। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स में रिलेटेड पार्टी के लिए पीरियड 2 इयर्स है, अदर्स के लिए 1 ईयर है। अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में 2 इयर्स है, एक्सटॉर्शनल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में 2 इयर्स है। ये 135 लिखा हो, यहाँ 130 है एक्चुअली ये। अब ये पीरियड हो गया 130, तो इसको 130 कर लीजिए। 75, 115 एंड 130, ठीक है। हम्म। अब ये किस तरह से किया जा सकता है फ्रॉड, इसके बारे में कुछ बता रखा है इन्होंने। तो ये क्या कहता है कि सिक्योरिटी क्रिएशन, सो यू क्रिएटेड ए मॉर्टगेज, यू आपने क्या किया, प्लेज कर दिया या मॉर्टगेज कर दिया विद इन दी लुक बैक पीरियड। ठीक है, तो बेसिक बात आपको क्या देखनी है, इट वाज इट फॉर प्री एग्जिस्टिंग ओल्ड डेट और फ्रेश लेंडिंग। सो डिड इट पुट क्रेडिटर इन ए बेटर पोजीशन, दीज आर द थिंग्स। एंटीसीडेंट डेट होना चाहिए, है ना, एंड इट मस्ट पुट द क्रेडिटर इन ए बेटर पोजीशन। तो सेक्शन 43 है, अनुज जैन वाला जो केस था उसमें क्या था कि इट वाज मॉर्टगेज फॉर ओल्ड डेट विद इन द लुक बैक पीरियड, सो इट वाज हेल्ड एज प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। कैश डाइवर्जन होता है, राउंड ट्रिपिंग ट्रांजेक्शंस होती है, शैम इंटरकंपनी लोन्स, सर्कुलर इनवॉइसिंग, राइट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल्स विदाउट कमर्शियल जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारा कवर होगा आपका सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 में, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग में। ठीक है, या सेक्शन 49 फ्रॉडुलेंट इंटेंट, या सेक्शन 45 अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस।
आप कई बार क्या करते हो, एसेट डिस्पोज ऑफ कर देते हो, ठीक है। तो सेल ऑफ लैंड, फैक्ट्री, प्लांट, आईपी, ब्रांड्स, रिसीवेबल्स, तो ऑल दिस विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 45 अगर फ्रॉड, अगर इंटेंशन प्रूव नहीं होती, और 49 में इफ इंटेंट टू फ्रॉड इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। 49 में कोई टाइम पीरियड नहीं है, 45 में 2 इयर्स का टाइम पीरियड है। यू में मैनिपुलेट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज हो गए, फेक इनवॉइसेस कर दिए, फिक्टिशियस एसेट्स हो गए, तो ये आपका 66 में चला जाएगा, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग में। तो फोरेंसिक ऑडिट्स के लिए क्या क्या आप यूज करते हो? यू रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स, डेटा एनालिटिक्स, यू एनालाइज द डेटा, डिजिटल फोरेंसिक्स आप यूज करते हो, बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट इंटरव्यूज, साइट इंस्पेक्शन। ये सारी चीजें आप करते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, ये हो ही गया। हम्म, हम्म, हम्म। अब इसके अलावा ये तो हो ही गया। एक मिनट में एक और पीपीटी शेयर करता हूँ इससे, कुछ और देख लेते हैं इसमें। हम्म। अच्छा, ये भी वहीं से कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट। हम्म, हम्म। एक मिनट। हम्म। ये मैं शेयर करता हूँ इसको। जनरल लॉस, कुछ थोड़ा और जनरल लॉस देख लेते हैं। ये लिमिटेशन एक्ट, तो लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट में जनरल सभी को मालूम है कि पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, 3 इयर्स, 3 years। ठीक है। कुछ केस में
12 ईयर्स भी है, कुछ केस में 20 ईयर्स भी है। नॉर्मली इट इज 3 ईयर्स। पूरा शेड्यूल दे रखा है लिमिटेशन एक्ट में कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो लिमिटेशन एक्ट इट प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट विद इन विच ए लीगल प्रोसीडिंग मस्ट बी इनिशिएटेड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड, टू प्रोटेक्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम स्टेल क्लेम्स एंड इंश्योर जुडिशियल सर्टेनिटी। ठीक है। Law requires disputes to be brought within a definite time so that courts can decide cases based on reliable and fresh evidence. And after the period expires, the right to sue is extinguished. ठीक है। Though the underlying right or debt may survive as a moral obligation. ठीक है। भाई आप सिर्फ सुई तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ये नहीं कि आप दोगे नहीं, देना चाहो दे दो, आपका डेट कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकता। बेसिकली बात ये है। तो की प्रिंसिपल क्या है? लिमिटेशन एक्सटिंग्विशेस द रेमेडी, नॉट द राइट। ए टाइम बार डेट स्टिल एग्जिस्ट्स एज ए नेचुरल ऑब्लिगेशन, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट। बस इतना ही है। ठीक है। दिस इज वाई सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्या कहता है? प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट एंड सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक्नॉलेजमेंट, दे आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? कि इफ इट परटेन्स टू रिकवरी ऑफ मनी लेंट, ठीक है, अंडर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, कोई लोन एग्रीमेंट है, तो पीरियड इज 3 ईयर्स। और 3 ईयर में कहां से स्टार्टिंग पॉइंट है? डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ डिमांड एज पर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। आर्टिकल 37 टॉक्स ऑफ मनी पेएबल अंडर जजमेंट। ठीक है। तो इट इज 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। आर्टिकल 64 talks of recovery of possession of immovable property. So period of limitation is 12 years. It is from the date of disposition. Article 113 talks of any suit for which no period has been prescribed. So period is 3 years when the right to sue first accrues. Article 137, any other application residuary, it includes IBC application section 7 section 9. तो इसमें भी it is 3 years when the right to apply first accrues. तो सेक्शन 7 में क्या कब अप्लाई होगा डेट ऑफ लिमिटेशन? इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द फाइनेंशियल डेट, नॉट डेट ऑफ डिमांड या नोटिस। ठीक है। डेट ऑफ डिफॉल्ट से होगा ये। और सेक्शन 9 एप्लीकेशंस में डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द ऑपरेशनल डेट, नॉट डेट ऑफ CIRP नोटिस अंडर सेक्शन 8। ठीक है। एंड बट वंस डिफॉल्ट इज क्रिस्टलाइज्ड, 3 ईयर क्लॉक स्टार्ट्स, and if FC/OC files after 3 years without acknowledgement, then application is time barred. Acknowledgement में then it is again renewed this limitation period. तो BK Educational Services Private Limited versus Parag Gupta and Associates में it was held that Limitation Act 1963 applies to IBC proceedings. IBC does not exclude the Limitation Act. So section 7/section 9 applications must be filed within 3 years from the date of default. So trigger is the date the right to sue first accrues, that is the date of default, not date of demand or filing of claim. ठीक है। चलिए, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम सेक्शन 5। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडोनेशन ऑफ डिले के नाम से फेमस है ये। क्या कहता है? तो एनी अपील और एनी एप्लीकेशन मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. ठीक है। तो sufficient cause में court has discretion. Sufficient cause में क्या? illness हो सकती है, natural calamity हो सकती है, fraud हो सकता है, mistake of legal advice। ठीक है। So these all may constitute sufficient cause. However, Section 5 does not apply to suits, only to appeals and applications. Acknowledgement एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 बोलता है
where before the expiration of the prescribed period for a suit or application in respect of any property or right, an acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so made. ठीक है. और रिक्वायरमेंट क्या है फॉर सेक्शन 18 एक्नॉलेजमेंट? इट शुड बी इन राइटिंग. ठीक है. और एन ओरल एक्नॉलेजमेंट इज इनसफिशिएंट. इट शुड बी साइंड बाय द पार्टी लायबल और हिज एजेंट. Must be made before expiry of the limitation period. So it cannot revive an already time barred debt under section 18. Must acknowledge the specific liability, not just mention of debt generally. And effect is fresh period of limitation starts from the date of acknowledgement. एक केस था इसमें, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड वर्सेस विशल जायसवाल. इसमें क्वेश्चन ये था कि सपोज देयर इज एन एंट्री इन द बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी, वेदर इट अमाउंट्स टू एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन 18. तो इसमें ये Yes, कहा कि sir. डायरेक्टर्स इफ दे हैव साइंड द बैलेंस शीट, सो दे हैव साइंड द एक्नॉलेजमेंट. सो देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इफ द डायरेक्टर्स हैव साइंड द बैलेंस शीट. सो दिस इज क्रूशियल फॉर डिटरमिनिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम्स इन सीआईआरपी. कुछ बोल रहे थे आप? कौन बोल रहे थे? सर मैं बोला था कि इट विल बी एक्नॉलेज्ड. इट विल बी हाँ ट्रीटेड हाँ एज जी, एक्नॉलेज्ड. हाँ जी. पेमेंट एज एक्नॉलेजमेंट. अब मान लीजिए आपने उसमें से कुछ पेमेंट कर दिया तो भी फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा. सेक्शन 19 बोलता है कि वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट हैज बीन मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बाय द पर्सन लायबल टू पे द डेट, ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड. ठीक है. तो आपने क्या किया? पार्ट पेमेंट ऑफ डेट कर दिया, तो इट अमाउंट्स टू फ्रेश लिमिटेशन. The payment must be by the debtor, not third party, and must be on account of the specific debt. ठीक. ये सारी चीजें जब क्लेम आएगा तो आईपी को वेरीफाई करनी है. क्या देखना है? इज द क्लेम टाइम बार्ड एज ऑन सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट. भाई वो दूसरी पार्टी अपना देगा ना कि बैलेंस शीट की कॉपी लगाएगा एमसीए रिकॉर्ड से निकाल के. तो इज देयर ए बैलेंस शीट एक्नॉलेजमेंट which is extending the limitation period? Was there a part payment within 3 years? Is there a written promise to pay? If all are absent and 3 years have elapsed from the date of default, then claim must be rejected as time barred. Section 22. Continuing breach or tort. Where a suit is for continuous breach of contract or continuous tort, fresh limitation accrues at every moment during continuance, relevant for ongoing contractual breaches by the CD. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, क्या वेदर ही इज ए पब्लिक सर्वेंट और नॉट. ठीक है. तो सेक्शन 29A(d) of IBC says a person convicted of any offense punishable under Prevention of Corruption Act, ठीक है, is ineligible to be a resolution applicant. So this is the primary reason Prevention of Corruption Act is tested in limited insolvency examination. An IP must know what convictions disqualify a potential resolution applicant and must verify a resolution applicant eligibility as part of the resolution plan evaluation process. So insolvency professionals perform statutory and fiduciary functions involving public interest and large financial assets under the IBC, and misuse of such powers may attract anti-corruption liability. So insolvency professionals, they handle public interest assets during CIRP or liquidation. The resolution professional or liquidator, they take control of the assets of the CD. They conduct the resolution plan bidding, handles claims of financial and operational creditors, deals with banks, government dues and public money. ठीक है. Because these activities affect public financial interests, corruption risks exist. Therefore, knowledge of the Prevention of Corruption Act is essential. Now, let us see
कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ए पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स पर्सन्स परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी अंडर ए स्टैट्यूट. Now, resolution professionals, they act under the authority of IBC, they operate under supervision of NCLT, and they exercise control over the assets belonging to the creditors. So, because of these features, courts have observed that RP performs public duties, and therefore actions like bribery or illegal gratification may attract the Prevention of Corruption Act provisions. Now, insolvency processes are high risk for corruption because high stakes are there. So, certain stages of CIRP involve significant financial discretion. For example, you are evaluating the resolution plans. So, you have got all the powers. If you are conducting expression of interest and bidding process, appointment of valuers and professionals, admission or rejection of claims. So, improper influence or bribery in such decisions could fall under offences like bribe taking, abuse of official position, or criminal misconduct, which are offences under the Prevention of Corruption Act. Now, this IBBI, it requires the IPs to follow strict standards like code of conduct they have to follow. They have to follow the principle of integrity and independence, and they have to avoid conflict of interest. Then section 233 of IBC is there, which says protection for actions done in good faith. Okay? However, corrupt acts are not protected, and Prevention of Corruption Act offences override the immunity. Now let us see the definition of public servant. Section 2, subsection C of Prevention of Corruption Act says that public servant is defined widely. Who is included? Any person in the service or pay of the central government or state government, any person in the service or pay of a local authority, any person in the service or pay of a corporation established by central or state act, any judge, including a person empowered by law to discharge adjudicatory functions, any member of armed forces, any person authorized by court to perform public duty, for example, receiver or official liquidator, any person who holds an office by virtue of which is authorized or required to perform any public duty. Okay? But still, IP is not a public servant under Prevention of Corruption Act. Right? However, the adjudicating authority and IBBI officers, they are public servants. So if there is an IBBI official, he is a public servant. Any NCLT official is a public servant. This because he is an independently regulated professional. He is basically working as a freelancer. So IP is not a public servant. So let us see some of the orders. Key IBBI DC order. In Ravi Srinivasan IBBI disciplinary case, IBBI held IP occupies a position of public trust. Okay? So what is the contention against IP not being a public servant? They say IP is not a public servant because he is a private professional licensed by IBBI. He is not appointed by any state government or central government. He doesn't get any salary from the consolidated fund. And IP section 21 does not include IPs in its enumerated categories. Okay? And Prevention of Corruption Act section 2 subsection C defines public servant by reference to IPC. And in section 21, IPs are not explicitly included. Okay? So an insolvency professional or resolution professional is a statutory officer performing public functions under the IBC. While section 233 protects actions done in good faith, it does not provide immunity against fraud, corruption, or actions beyond statutory authority. And such conduct may attract liability under the Prevention of Corruption Act. सो इसमें कुछ पेनल्टी प्रोविजंस अपने को याद रख लेने चाहिए. सेक्शन 7 बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट इफ ही एक्सेप्ट्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन फॉर डूइंग और नॉट डूइंग एनी ऑफिशियल एक्ट, मिनिमम इज 3 years, मैक्सिमम इज 7 years प्लस फाइन. ठीक है. सेक्शन 7A गिविंग और प्रॉमिसिंग अनड्यू एडवांटेज टू पब्लिक सर्वेंट. ठीक है. 3 to 7 प्लस फाइन. सेक्शन 11
public servant obtaining valuable thing without adequate consideration from person having interest in proceedings. 6 months to 5 years plus fine. Section 12, abatement of offences under section 7 and section 11, same punishment as principal offender. Section 13 है criminal misconduct by public servant, 3 to 7 years plus fine. सेक्शन 14 है हैबिचुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस, इस पे पूछ लेता है कई बार, तो हैबिचुअल ऑफेंडर के ऊपर ज्यादा फाइन है, 5 years to 10 years इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन, ठीक है। एंड सेक्शन 15 है अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A अप टू 3 years। तो ये है आपका पनिशमेंट, हैबिचुअल ऑफेंडर पे पूछ लेता है नॉर्मली। एंड सेक्शन 16 बोलता है प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द पर्सनल गारंटर और रिलेटिव इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी ब्राइब इफ जो है इफ इट इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के नाम में प्रॉपर्टी है या उसके रिलेटिव के नाम में प्रॉपर्टी है विच इज डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, तो उस केस में जो पेनल्टी सेक्शन 13 में है वही, और ये बाद में भी हो सकते हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट। इसको आप देख लीजिए, खास बात नहीं है। नाउ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो पीएमएलए aims to prevent money laundering and provide for confiscation and forfeiture of property derived from or involved in money laundering। नरेंद्र जी आपने शेयर कर दिए ना ग्रुप में ये सारे? हाँ सर, डन सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इट इज सिग्निफिकेंट इंटरफेस विद आईबीसी primarily regarding the status of attached properties of a corporate debtor during CIRP। Definitions क्या है? Section 3, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists in any process or activity connected with the proceeds of crime is guilty of the offense of money laundering। ये है आपका सेक्शन 3। बेसिकली पहली बात क्या है कि क्राइम जरूर होना चाहिए इसमें, ठीक है, कनेक्टेड होना चाहिए विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तभी पीएमएलए लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू ए शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है। अटैचमेंट का प्रोविजंस है, देयर इज ए प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑर्डर। शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है? दे आर ऑफेंसेस लिस्टेड इन द शेड्यूल टू पीएमएलए। इसमें आईपीसी है, एनडीपीएस है, फेमा है, कंपनीज एक्ट है, आईपीसी एक्सेट्रा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और ए पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एज नोटिफाइड। और बेनिफिशियल ओनर क्या है? इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स ए क्लाइंट और पर्सन ऑन हुज बिहाफ ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड। इसमें जो पनिशमेंट है 3 years to 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। और अगर ड्रग्स के साथ रिलेटेड है तो 3 years to 10 years है। अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन, तो प्रोविजनल अटैचमेंट आप कर सकते हो। तो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर पीएमएलए कैन प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी which is believed to be proceeds of the crime। Period of attachment is 180 days and this period may be extended by the adjudicating authority। adjudicating authority यहाँ NCLT नहीं है, adjudicating authority of PMLA की बात कर रही है, ठीक है। और सेक्शन 6 है adjudicating authority is an independent adjudicating authority under PMLA to confirm or release provisional attachments। सेक्शन 7 में अपील है अगेंस्ट द adjudicating authority PMLA order, it lies to the appellate tribunal for PMLA। और सेक्शन 8 बोलता है कन्फिस्केशन, आफ्टर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर कंफर्मिंग अटैचमेंट प्रॉपर्टी बिकम्स इट में बी फॉरफिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर अटैचमेंट कंफर्म हो जाती है
तो प्रॉपर्टी में बी फॉरफिटेड। Now let us take an example that the enforcement directorate attaches property of a corporate debtor under PMLA, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलती है इट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आरपी सेज द प्रॉपर्टी फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सीआईआरपी एस्टेट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? सेक्शन 32A of IBC it resolves this conflict. So after resolution plan approval under section 31, so the CD and its assets they are protected from PMLA action if the resolution applicant is not the wrongdoer, ठीक है। तो 32A grants immunity to the new promoters। 32A क्या बोलता है? The liability of a corporate debtor for an offence committed prior to the commencement of the CIRP shall cease, and the corporate debtor shall not be prosecuted for such an offence from the date the resolution plan has been approved by the adjudicating authority, ठीक है। Provided the resolution plan results in the change in the management or control of the corporate debtor to a person who was not a promoter, or in the management or control of the corporate debtor or related party, or a person who has acted with malfeasance, ठीक है। So if it's a genuine third party, not the promoter or wrongdoer, then all criminal liability of the CD ceases, including PMLA procedure, clean slate principle है। केस भी है राजीव चक्रवर्ती, resolution personal of EIEL versus Directorate of Enforcement. So here ED attached the properties of Educomp during CIRP. RP challenged the attachment as violating the moratorium. So PMLA attachment proceedings against CD are stayed by the moratorium under section 14. सर ये दोनों केस हमारे सिलेबस में है सर, राजू चक्रवर्ती और वर्षना इस्पात। वन ऑफ 72 में से दो है। हाँ, तो ईडी मस्ट अवेट कंक्लूजन ऑफ द सीआईआरपी एंड पोस्ट आरपी अप्रूवल सेक्शन 32A ऑफ द आईबीसी applies, so High Court upheld moratorium protection against PMLA. वर्षना इस्पात में, so ED sought to continue PMLA proceedings against attached properties during CIRP. तो इस केस में क्या हुआ कि सेक्शन 14 moratorium applies to PMLA attachment proceedings. A resolution professional is entitled to take custody of all assets of CD. NCLAT directed return of attached assets to RP for CIRP purposes, and it says ED is not a secured creditor. They must file the claim with RP. सर दूसरा ये दोनों केस ही है सर, पीएमएलए में ये दोनों केस ही है सर, जो सिलेबस में है हमारे सर, ये दोनों साथ में पढ़ना है सर, ऐसा। हाँ जी। तो पीएमएलए के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या हैं? सेक्शन 48 बोलता है अथॉरिटीज, विच आर द अथॉरिटीज अंडर पीएमएलए? डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अदर ऑफिसर्स। These are all empowered to investigate the PMLA offences. Section 63 talks of punishment for false information. So whosoever furnishes false information, he may be fined up to rupees 10,000. 67 talks of powers of survey. So these are the powers similar to income tax survey. They can enter the premises, they can inspect documents, they can seize the records. Section 71 talks of the act to have overriding effect. So PMLA has overriding effect over other laws, ठीक है। सेक्शन सब्जेक्ट टू 70, 30। हाँ सेक्शन सर 72 आईबीसी को, सर वो पीएमएलए आईबीसी को ओवरराइड नहीं कर सकता सर। वही कहता है कि बहुत सारे केस में ऐसा कहा कि दे ऑपरेट इन डिफरेंट फील्ड्स, पीएमएलए रिलेट्स विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है ना। तो वो कहता है दोनों चीजें साथ साथ भी चल सर नहीं सर, देन आल्सो सब्जेक्ट टू आईबीसी विल प्रिवेल इन अगेंस्ट पीएमएलए सर। नहीं, वो ये ठीक दोनों है। केसेस में इवन वही वर्षना इस बात में बोला कि देखो हाँ पर्पस सर। क्या है भाई, पीएमएलए का भी पर्पस क्या है? पीएमएलए का पर्पस ये है कि रिकवरी करेंगे, डायरेक्टर से रिकवरी करके कंपनी को ही तो देंगे। वो कहता है वो ओके सर। उस दोनों के फील्ड्स ही अलग अलग है। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में कर रहा है, उसका क्रिमिनल एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है आईबीसी का। सेक्शन 72 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन गुड फेथ। सो ऑफिसर्स एक्टिंग इन गुड फेथ दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स। अब सेक्शन 238 वर्सेस सेक्शन 71 ऑफ पीएमएलए, पीएमएलए। वो ही कहता है कि बोथ
दे क्लेम दे हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, इफेक्ट। है ना। हाँ। तो अब सेक्शन 14 में क्या होगा? सेक्शन 14 में आईबीसी मॉरेटोरियम में इट स्टेज पीएमएलए, ठीक है। पीएमएलए में भी कोई एक्शन, ईडी भी कोई एक्शन नहीं ले सकती ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड, ठीक है। अब मान लीजिए प्लान अप्रूव हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में 32A लग जाएगा, है ना। तो अगर जेन्युइन चेंज ऑफ मैनेजमेंट है, नए मैनेजमेंट ने कुछ हैंकी पेंकी नहीं किया, तो उनको भी नहीं टच कर सकते, ठीक है। तो आईबीसी एक्सटिंग्विशेस पीएमएलए लायबिलिटी एंड आफ्टर लिक्विडेशन ऑर्डर सेक्शन 35 लग जाता है, तो लिक्विडेटर टेक कस्टडी। सो पीएमएलए कैन नॉट फ्रस्ट्रेट द आईबीसी वाटरफॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी, अब उसको भी अगर कोई क्लेम फाइल करना है तो अपना क्लेम फाइल करेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है। आरडीबी, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। तो रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीनेम्ड एज रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, it was enacted to provide speedy recovery of debts due to banks and financial institutions. So it established DRTs and debt recovery appellate tribunals. तो इसमें क्या है? The act applies to debts due to banks and financial institutions. Minimum debt threshold for filing an application before DRT is 20 lakhs or such amount as may be notified by the central government. And after amendments which are linked with the IBC code, the Act also provides provisions relating to individual insolvency and bankruptcy, allowing certain proceedings involving individuals and partnership firms to be handled under the DRT framework. So banks and financial institutions, they can file an original application before the DRT for recovery of their dues from borrowers. Jurisdiction of civil courts is barred in matters where the DRT has authority under this Act. तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल सेक्शन 3 क्या बोलता है कि डीआरटीज आर क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर आरडीडीबी एक्ट एंड देयर जुरिसडिक्शन इज टू एंटरटेन एंड डिसाइड एप्लीकेशंस फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स ओड टू देम। जुरिसडिक्शन क्या है? जुरिसडिक्शन ये है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर द डेट अमाउंट एक्सीड्स 20 lakhs, ठीक है, 20 or more. Also counterpart proceedings from borrowers. Presiding officer is recovery officer 1 and also presiding officer which is of judicial level. Application है, form of application as per DRT rules with copies to be sent to defendant. Procedure क्या है? Expedited time bound proceedings है and counterpart provisions है. Recovery certificate on order in favor of bank. Recovery officer issues recovery certificate on the basis of which attachment and auction can be done. Limitation is 3 years from the date of cause of action. Limitation Act applies and appeal lies to DRT within 30 days of the DRT order and you have to deposit 75% of the debt amount. ठीक है? And in case of hardship, there are grounds for waiver. अब मान लीजिए आरडीडीबी भी है और आईबीसी भी है, तो उस केस में क्या होगा? So where bank has both pending DRT applications proceeding against the CD and the CD goes into CIRP, ठीक है, तो then which forum takes precedence? पहले मान लो DRT में प्रोसीडिंग चल रही है, बाद में कंपनी चली गई CIRP में। सो सेक्शन 238 बोलता है कि आईबीसी विल प्रिवेल ओवर ऑल अदर लॉज। सेक्शन 14 आईबीसी मॉरेटोरियम बोलता है कि देयर विल बी अ स्टे ऑन ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द CD इंक्लूडिंग DRT प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सो DRT cannot proceed against the CD during CIRP moratorium, but DRT proceedings can continue against a personal guarantor, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 14 डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल गारंटर, ठीक है। एंड पोस्ट CIRP if debt is extinguished by RP then DRT proceedings also abate, but if liquidation is ordered then DRT proceedings stay and claim can be filed with the liquidator. केस है इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अनदर वर्सेस MBL इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें यह था कि whether DRT proceedings should continue or abate during CIRP. So it was held that once CIRP moratorium commences, all proceedings before DRT against CD are stayed.
DRT cannot proceed with attachment or recovery certificate enforcement against the CD's assets and FC must file the claim with RP. ठीक है, DRT प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गारंटर्स में कंटिन्यू. ठीक है. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. भाई देखो, आरडीबी एक्ट में और कुछ याद हो ना हो आपको, कम से कम 20 लाख रुपए वाली लिमिट तो याद होनी चाहिए. ठीक है. और कई बार वो पूछ लेता भाई अपील पर कितना पैसा आपको जमा कराना है. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में क्या बोलता है? द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट गवर्न्स डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स. इट इज बेस्ड ऑन द UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. इसमें देर आर वेरियस पार्ट्स. पार्ट 1 कंटेन सेक्शंस 2 to section 43. इसमें क्या है? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन प्लस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. सेक्शन 7 बोलता है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement. या तो एग्रीमेंट में कोई क्लॉज हो सकती है या फिर सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है. ठीक है. अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है, इट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन ए डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, फैक्स, exchange of statement of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other. ठीक है भाई, प्रूव करना पड़ता है ना आर्बिट्रेशन है. तो आर्बिट्रेशन आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि आपने लेटर भेज रखा है, टेलेक्स भेज रखा है, फैक्स भेज रखा है. एन आर्बिट्रेशन क्लॉज नीड नॉट बी इलेबोरेट. इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? राइटिंग में होनी चाहिए इन एनी ऑफ द फॉर्म्स, एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन एंड रेफरेंस टू ए डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप. सेक्शन 16 क्या बोलता है? सेक्शन 16 बोलता है द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग रूलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्शन with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. So section 16 बोलता है कि arbitral tribunal is the first judge of its own jurisdiction. A party challenging jurisdiction must raise the plea before the tribunal first and not later than the submission of the statement of the defense. If tribunal rules against the party, challenge can be made only in section 34 applications, not by approaching court during arbitration. इंटरिम मेजर्स. एक ये पूछ लेता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में, कैन वन पर्सन कॉन्स्टिट्यूट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल? द आंसर इज यस, एक से भी हो सकता है. ठीक है. नॉर्मली इट इज इन ऑड नंबर ताकि डिसीजन होने में आसानी हो. कोर्ट में ग्रांट इंटरिम मेजर्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. तो टाइप्स ऑफ इंटरिम मेजर्स कुड बी प्रिजर्वेशन ऑफ एसेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और इंटरिम इंजंक्शन. Section 17 says that the arbitral tribunal may grant interim measures once proceedings begin. Post 2015 amendment, it says the tribunal's order under section 15, section 17 are enforceable as decree of court. चैलेंज टू आर्बिट्रल अवार्ड. सेक्शन 34 क्या बोलता है ये? एन अवार्ड में भी चैलेंज अंडर सेक्शन 34 टू ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स. क्या क्या है? पार्टी इज अंडर इनकैपेसिटी व्हेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाज मेड. तो इनकैपेसिटी का आर्गुमेंट ले सकते हो आप. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड अंडर गवर्निंग लॉ. नो प्रॉपर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल और आर्बिट्रेटर और प्रोसीडिंग्स. Award is beyond the scope of submission to arbitration.
composition of tribunal, procedure not in accordance with agreement, subject matter of dispute is not capable of settlement by arbitration, award conflicts with public policy of India, including fraud, corruption, violation of fundamental policy of Indian law, including conflict with basic notions of morality or justice. And after the 2015 amendment, patent illegality is also a ground for setting aside domestic awards under section 34(2)(a). टाइम लिमिट फॉर सेक्शन 34 एप्लीकेशन क्या है? ये है 3 months फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अवार्ड प्लस 30 days इफ सफिशिएंट कॉज कैन बी प्रूव. ठीक है, तो टोटल है आपका मैक्सिमम 3 months प्लस 30 days. इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर. ठीक है, तो सेक्शन 34 of the Arbitration and Conciliation Act allows an arbitral award to be set aside only on limited grounds such as invalid arbitration agreement, lack of notice, excess of jurisdiction, improper tribunal composition, non-arbitrable subject matter, or conflict with public policy. सेक्शन 40 बोलता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज बाय डेथ. तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इट इज नॉट डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टीज, इट कंटिन्यूज बाइंडिंग ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. सेक्शन 41 बोलता है इफेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इन इंसॉल्वेंसी. इफ ए पार्टी टू आर्बिट्रेशन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, arbitration proceedings relating to property of the insolvent may continue. However, such proceedings are subject to insolvency law and control of the insolvency court. So the insolvency court may stay or allow arbitration proceedings depending upon circumstances. Section 43 बोलता है limitation. So Section 43 of the Arbitration and Conciliation Act provides that the law of limitation applies to arbitration proceedings. और आर्बिट्रेशन की कमेंसमेंट डेट क्या है? एन आर्बिट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड ऑन द डेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 21, दैट इज व्हेन द रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट. ठीक है, इफ द कोर्ट सेट्स असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, द कोर्ट में एक्सक्लूड द टाइम स्पेंट इन आर्बिट्रेशन व्हेन कंप्यूटिंग लिमिटेशन फॉर अ फ्रेश प्रोसीडिंग. फॉरेन अवार्ड्स, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड फॉरेन अवार्ड्स. इसमें क्या की प्रिंसिपल्स हैं? एक तो यह है कि फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड इन इंडिया, सब्जेक्ट ओनली टू द लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल सच एज इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस, अवार्ड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन, और इट इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया. कंसिलिएशन भी देख लेते हैं. कंसिलिएशन में क्या है? पार्ट 3, सेक्शन 61 to 81 of the Arbitration and Conciliation Act deals with conciliation, which is a non-adjudicatory alternative dispute resolution mechanism where a neutral third party assists parties in reaching a mutually acceptable settlement. ठीक है, ये है कंसिलिएशन. और रोल ऑफ द कंसिलिएटर क्या है? It assists the parties to identify issues and explore solutions. It may suggest settlement proposals. It acts in an independent and impartial manner, but it does not impose a decision on the parties. सलाह दे देता है अपना, basically, है ना? So conciliator's function is facilitative rather than adjudicative. Now, settlement agreement. If the parties reach an agreement, the conciliator prepares a written settlement agreement. Under Section 74, the settlement agreement has the same status and effect as an arbitral award on agreed terms. Thus, it becomes binding and enforceable. Section 89 of CPC, ADR, Alternative Dispute Resolution. So ADR methods क्या है?
arbitration, conciliation, judicial settlement, lok adalat and mediation. SARFAESI Act. SARFAESI Act empowers banks and financial institutions to enforce security interest without court intervention upon borrower default. ठीक है. So first of all, you have to classify the asset as NPA. ठीक है. Now, prior to SARFAESI, banks had to approach courts or DRT for recovery, which was a lengthy process. अब इसमें कुछ की डेफिनेशंस हैं सेक्शन 2 में. क्या कहता है? एक तो एनपीए. एनपीए क्या है? When asset or account of the borrower is classified as substandard, doubtful or loss asset by the bank as per RBI prudential norms. ठीक है. Security interest, the right, title or interest created in favor of a secured creditor over property by operation of security agreement. Enforcement of security interest. Section 13 क्या बोलता है ये? First of all, the borrower has to classify the account as NPA. ठीक है. और secured creditor certifies the default under section 2. Then section 13(2), secured creditor issues demand notice to borrower and he asks the borrower to pay within 60 days or the security will be enforced. Then section 13(3)(a). पानी पी लो. तो क्या बोलता है ये? Section 13(3)(a), it says that the borrower may, within 60 days of demand notice, represent against the notice, and the creditor must consider and give reasons for refusal. इससे स्टे नहीं होगा, है ना, but he has to consider the reasons given. ठीक है. Now section 13(4). 13(4) क्या बोलता है? कि 160 days have expired and if the default continues, so secured creditor may take possession of the secured assets. अब वो चाहे उसको सेल करे, लीज करे, असाइन करे, मैनेज करे, अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज, रिक्वायर एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द सिक्योर्ड एसेट टू पे टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर. देन पोजेशन कैन बी सिंबॉलिक और एक्चुअल. Now assistance by district magistrate, section 14 of SARFAESI. So if there is a resistance, तो secured creditor may apply to the district magistrate or chief metropolitan magistrate for assistance in taking possession of secured assets. And magistrate shall, on application, take possession and deliver to the secured creditor within 30 days and may be extendable by 60 days. If मजिस्ट्रेट बोलता भाई मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर अनदर 60 डेज, तो टोटल 30 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है. चलिए. नाउ बोरोवर्स राइट टू अपील. बस 5-10 मिनट और करेंगे, ज्यादा नहीं. बोरोवर्स राइट टू ऑफ अपील, इसको तो कंप्लीट कर ही लेते हैं सरफेसी को. बोरोवर्स राइट ऑफ अपील, सेक्शन 17. सो एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर एग्रीव्ड बाय एनी ऑफ द मेजर्स. बाय 13(2) में नोटिस मिला, 13(4) में पोजेशन हो गया. ठीक है. अब सेक्शन 17 में अपील है. तो एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर एग्रीव्ड बाय एनी ऑफ द मेजर्स रेफर टू इन सेक्शन 13(4) may make an application to the DRT within 45 days from the date on which such measures have been taken. तो आपको यहां याद कर रखने वाली बात है 45 days. ठीक है. And if DRT holds that no default or the measures are excessive, assets may be restored and compensation may be ordered. और इसके अगेंस्ट में अगर अपील करनी है तो आप DRT में अपील करोगे. ठीक है. पहले DRT में एप्लीकेशन लगेगी. सरसाई. रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. ये क्या कहता है कि अगर आपने एक्शन लेना है तो पहले आपको गवर्नमेंट को भी तो कुछ पैसे दो ना. तो आप, ये सेंट्रल रजिस्ट्री है, यहां पर आप रजिस्टर कराओ. अगर कोई भी सिक्योर्ड एसेट जिसके अगेंस्ट में आपने सरफेसी में एक्शन लेना है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट को फीस नहीं दी, तो आप एक्शन नहीं ले सकते. ठीक है. सेक्शन 26C,
every secured creditor must register the security interest created in its favor with the CERSAI, Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India. Registration is mandatory. Mandatory. So failure to register a security interest cannot be enforced against any liquidator, receiver or assignee in insolvency. Jurisdiction bar. सेक्शन 34। सेक्शन 34 बोलता है कि भाई नो सिविल कोर्ट। नहीं तो क्या होता था, पहले स्टे ऑर्डर ले आते थे, अब अगर सरफेसिंग एक्शन होगा तो आप सिविल कोर्ट वगैरह कोई भी इंजंक्शन या स्टे ग्रांट नहीं करेगा। ठीक है। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच ए डीआरटी और डीआरएटी इज एम्पावर। ठीक है। तो पहले डीआरटी में जाओ, डीआरटी में नहीं है तो डीआरएटी में जाओ, कोर्ट में नहीं आप जा सकते, ये मतलब है। हो गया। अच्छा, इसके Yes. बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। तो एमएसएमई वाला यही क्लासिफिकेशन है आपका, 2020 वाला ही आपके पास एप्लीकेबल है, बाद में चेंज हो गया लेकिन अभी सिलेबस में यही है। 550 ठीक है। 1, 10, 50, 5, 50, 250। ठीक है। सिर्फ 5-5 गुना है, इधर 1 है तो 5 है, 10 है तो 50 है, 50 है तो 250, सीधी सी बात। 250 सही है सर। ठीक है। हम्म इतना तो याद रहना ही चाहिए। हम्म। और दोनों क्राइटेरिया आपको यूज करने हैं, इन्वेस्टमेंट भी और टर्नओवर भी। बूथ। हम्म। सेक्शन 15 क्या है? लाइबिलिटी टू पे ऑन टाइम। तो बायर मस्ट पे एमएसएमई सप्लायर विद इन एग्रीड क्रेडिट पीरियड और विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। ठीक है। और अगर डिले होता है तो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिलेड पेमेंट 3 times द बैंक रेट नोटिफाइड बाय 45 आरबीआई एंड इट इज टू बी RBI कंपाउंडेड मंथली। मंथली। ठीक है। और रिकवरी के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइल द क्लेम बिफोर ये MSEFC, फैसिलिटेशन काउंसिल है ये, काउंसिल। इसके पास आपको फाइल करना है। और ऑडिट में भी रिक्वायरमेंट है। बायर अगर हुआ, आपका टैक्स ऑडिट होता है, तो आपको जो भी एमएसएमई का अमाउंट है वो डिस्क्लोज करना है। डिसअलाउ करना पड़ेगा सर। हाँ, और इफ अगर नॉट। इंटरेस्ट आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट इज नॉट डिडक्टिबल फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। अरे राम, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं मेरे ख्याल, है ना? आज का रेरा। सत्संग यहीं समाप्त होता है। ओके सर।